हाउस सरदार पटेल यूनाइटेड इंडिया। भारत में रहने वाले सभी लोग और उनकी संस्थाएं इस देश की एक गौरवशाली विरासत है। हम सभी एक खून और एक भावना से बंधे हैं। कोई भी हमें हिस्सों में बांट नहीं सकता है। इस नाते मेरा सुझाव है कि हम अजनबियों की तरह रहने की बजाय दोस्तों की तरह बैठकर एक साथ कानून बनाएं। भारत के हित और एकजुटता के लिए मैं अपने सारे रजवाड़े मित्रों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इनवाइट करता हूं। हम भारत के एक बेहद जरूरी मकाम पर खड़े हैं। एक साथ और एकजुट होकर हम देश को एक नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा सकते हैं, जबकि अलग अलग होना हमें कई और नई मुसीबतों के खिलाफ ही ले जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सारे भारतीय राज्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि साझा सहयोग का कोई दूसरा और विकल्प नहीं होता सिवाय अराजकता के, यानी बिखराव और एनार्की। यदि हम कॉमन ड्यूटीज और बाकी कामों को एक साथ करने में नाकामयाब होते हैं तो ये बिखराव छोटे हों या बड़े, सभी राज्यों को तबाह कर देगा। दोस्तों, ये शब्द हैं 1947 में भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं को कहे थे जब भारत को एक देश बनाना था। उनकी इस स्पीच के कई हिस्से लिखने वाले वीपी मेनन साहब, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस स्पीच की इंस्पिरेशन इब्राहिम लिंकन के इनॉग्यूरल एड्रेस से ली थी, जब वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके थे और उनको भी ये आशंका थी कि कहीं अमेरिका स्लेवरी यानी गुलामी के मुद्दे पर कई राज्यों में न बढ़ जाए। दोस्तों, भारत की आजादी के समय छोटे, मंझोले और बड़े तौर पर कुल 565 रियासतें थी, जिनको यूनाइट किए बिना आज के भारत की आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। अगर सरदार पटेल ने इंडिया को यूनाइट न किया होता तो शायद आज गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जैसा एक्सक्विजिट ट्रैवल रूट एग्जिस्ट भी नहीं करता और आपको दिल्ली से जयपुर तक के लिए ही वीजा लेना पड़ जाता। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत के आयरन मैन ने भारत को एक यूनाइटेड इंडिया बनाया, कौन से तरीके और कौन सी कूटनीतियां अपनाई, और कश्मीर, हैदराबाद के अलावा वो और कौन से स्टेट्स थे जिन्होंने इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन करने से इनकार किया था। लेकिन ये जानने से पहले उन हालातों पर नजर डालते हैं जिसमें ब्रिटिशर्स भारत को छोड़कर गए। बैकग्राउंड। दोस्तों, 1947 भारत की आजादी का साल और 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन और इंडिया के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड लुई माउंटबैटन की रिटर्न डेट थी। जी हां दोस्तों, ऐसा कई जगहों पर लिखा है कि सिंस माउंटबैटन की रिटर्निंग टिकट अगस्त 15 की थी तो उन्होंने इसी डेट को इंडिया को डोमिनियन और ट्रांसफर ऑफ पावर का दिन चुना। लेकिन एक्चुअली में ब्रिटिश ने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की उन 565 रियासतों पर भी राज किया था जो आजादी के ठीक 15 अगस्त को आजाद होने वाली थी। ब्रिटिश हुकूमत ने इन सारी 565 रियासतों के जो भी एनेक्सेशंस किए थे वो एक पैरामाउंसी के तहत थे और ब्रिटिश हुकूमत की ये शर्त थी कि उनके जाते ही वो सारी प्रिंसली स्टेट्स वापस उसी स्टेज में होंगी जो उनके एनेक्सेशन के पहले थी, फिर वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद की गई हों या फिर 1857 की रिवोल्ट के बाद। दोस्तों, पैरामाउंसी के खत्म हो जाने से रिपरकशंस और डरावने रिजल्ट से उस वक्त के सारे लीडर्स फियरफुल थे। वीपी मेनन ने एक बार सरदार पटेल से यह भी कहा कि ब्रिटिशर्स का 200 साल तक इंडिया का शोषण करने के बाद बगैर किसी कॉम्पेंसेशन प्लान और इंडिया को बिखरा हुआ छोड़कर जाना अब तक की सबसे बड़ी डिससर्विस है। लेकिन सरदार पटेल ने इसे एक मौके के तौर पर भी देखा कि भारत एक नई शुरुआत करेगा जिसमें कोई भी पहले से लिखी गई ट्रीटीज शामिल नहीं होगी, किसी भी पुरानी संधि का कोई नामो निशान नहीं होगा। पर ऐसा कैसे मुमकिन था? ऐसा पॉसिबल था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से, जिसके बारे में अब हम जानेंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। दोस्तों, सरदार पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि यह बहुत ही अनसर्टेन टाइम है और इसमें क्विक डिसीजंस लेने की बेहद जरूरत है। कांग्रेस और बाकी मेंबर्स भी इस बात को बखूबी जानते थे।
प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पूरी कैबिनेट ने इस सिचुएशन से निपटने के लिए सरदार के ऊपर पूरा भरोसा किया। 25 जून 1947 को एक इंटरिम कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें स्टेट्स डिपार्टमेंट नाम का विभाग बनाया गया, जिसके हेड सरदार पटेल हुए और वीपी मेनन उसके सेक्रेटरी। यह डिपार्टमेंट सिर्फ इसी सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए ही बनाया गया था। इस वीडियो के सबसे शुरू का स्टेटमेंट जुलाई 5, 1947 को दिया गया था। उसके बाद पटेल ने कई महाराजाओं को बुलाकर मीटिंग की। 10 जुलाई को सरदार पटेल पटियाला और ग्वालियर के महाराजाओं से मिले और उनको इंडिया को साथ बिल्ड करने के लिए कहा। उस मीटिंग में बड़ौदा के महाराज BN मित्तर, बीकानेर के महाराज KM पानिकर और पटियाला के महाराजा हरि शर्मा भी मौजूद थे। 24 जुलाई को नावानगर, मैसूर और बाकी और भी कई राजाओं से मिलने के बाद मेनन और पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ड्राफ्ट किया, जिसके तहत प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन डोमिनियन में शामिल होने के लिए साइन करना था। यह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया का एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आज के इंडिया की नींव कहीं ना कहीं इन्हीं सिग्नेचर्स से हुई जो उन सारे प्रिंसली स्टेट्स ने किया। पर ऐसा क्या था इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में, आइए जानते हैं। 3 कीज फॉर एक्सेशन। दोस्तों, सरदार पटेल ने प्रिंसली स्टेट्स को 3 इंपॉर्टेंट चीजों के एक्सेशन के लिए राजी किया: डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन। इसमें डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स का प्रोविजन पहले से था, लेकिन सरदार और मेनन ने बाद में कम्युनिकेशन को भी जोड़कर एक बेहद इंपॉर्टेंट कन्विंसिंग फैक्टर को ऐड कर दिया था। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस की। डिफेंस में दोस्तों नेवी, आर्मी और एयरफोर्स शामिल था। यानी अगर फ्यूचर में किसी भी प्रिंसली स्टेट के ऊपर किसी कंट्री, आर्मी या किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई अटैक होता तो वहां इंडियन डिफेंस फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता। कई राजाओं ने माउंटबेटन से यह भी कहा था कि वो इस मैटर को अपने आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में हथियारों के कैसे रूप आ चुके थे ये किसी से छुपा नहीं था, फिर वो हाई एंड फाइटर प्लेन्स हो या इवन न्यूक्लियर बॉम्ब्स। सेकेंड था एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी किसी दूसरे देश के साथ कोई ट्रीटी, किसी क्रिमिनल का एक्सट्रेडिशन, सरेंडर और बाहर रह रहे इंडियंस की सिटीजनशिप से रिलेटेड चीजें। उस वक्त तक यूनाइटेड नेशंस, IMF और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस जैसी ग्लोबल संस्थाएं भी बन चुकी थी। माउंटबेटन ने राजाओं को यह स्ट्रेस भी किया कि एक्सटर्नल अफेयर्स और डिप्लोमेसी राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ना तो की है और ना ही उन्हें इसका कोई तजुर्बा है। और दुनिया के सारे देशों में दूतावास यानी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स बनाना, वहां के लिए स्टाफ रखना, उसको ऑर्गेनाइज्ड रखना, उन सारी प्रिंसली स्टेट्स के लिए और भी खर्च बढ़ा देगा। और ये भी उनके लिए काफी शर्म की बात होगी कि कंट्री के फॉरेन अफेयर्स तो वो स्टेट्स खुद संभाल रही हैं, लेकिन अपने ही डिफेंस के लिए वो किसी और पर निर्भर हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट मुद्दा था कम्युनिकेशन। दोस्तों, ये वो फैक्टर था जिसे आप कंट्री की नसें यानी वेन्स कह सकते हैं। किसी भी देश के लिए प्रॉपर संचार और ट्रांसपोर्ट होना बेहद क्रूशल फैक्टर होता है। कम्युनिकेशन में काफी चीजें इंक्लूडेड थी, जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट्स, टेलीग्राम्स, टेलीग्राफ्स, टेलीफोन्स, वायरलेस सर्विसेज लाइक रेडियो और मीडिया ब्रॉडकास्टिंग, जो कि उस समय का आप इंटरनेट समझिए, और उसके साथ साथ बाकी सारे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। फेडरल रेलवेज, मेजर और माइनर रेलवे स्टेशंस, उनकी सेफ्टी, फेयर्स, टर्मिनल चार्जेस, यानी अगर भोपाल स्टेट कोई प्रोडक्ट बना भी लेता तो उसे खुद ही वो सारे खर्चे उठाने पड़ते, बस एक पड़ोस के स्टेट में डिलीवर कराने के लिए। उसके बाद इंटरचेंज ट्रैफिक और इस पूरे ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर्स और गुड्स की सेफ्टी। उसके बाद आता है मैरीटाइम शिपिंग एंड नेविगेशन, यानी किसी पोर्ट से प्रोडक्ट्स की आवाजाही, उनकी डिलिमिटेशन, उसके सारे जुरिस्डिक्शन और उसकी पूरी वर्किंग प्रोसेस, जो कि किसी भी कंट्री के रेवेन्यू के लिए बेहद जरूरी है। पूरा एयर नेविगेशन, एयर ट्रैफिक और एविएशन से जुड़ी हुई सेफ्टी के मैटर्स, एयर ट्रैवल की फैसिलिटी और पैसेंजर्स की सेफ्टी, रेलवे से जुड़ी पुलिस फोर्सेस के सारे नियम और कायदे कानून, वो भी इंडिया या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उनकी टेरिटरीज में हैंडओवर होना था। दोस्तों, सरदार पटेल ये जानते थे कि अकेले उनके कहने से शायद प्रिंसली स्टेट्स को उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑलरेडी जूनागढ़, हैदराबाद समेत